नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं रिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। उत्पाद विभाग की छापेमारी के दौरान हुई जवान की मौत मामले में पुलिस ने की एफआईआर। अपनी जमीन बचाने को लेकर एसडीओ पूर्वी कार्यालय में एक बुजुर्ग फूट फूट कर रोए। और जिले में वैक्सीन संरक्षण को लेकर सीएस ने सभी पीएचसी कोल्ड चेन हैंडलर को किया प्रशिक्षित। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। उत्पाद विभाग द्वारा की गई छापेमारी के दौरान एक जवान की हुई मौत के मामले में पुलिस ने 2 लोगों पर नामजद एफआईआर किया। मुजफ्फरपुर जिले में शराब मामले में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग के जवान की मौत के मामले में पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए मामले में 2 आरोपी के खिलाफ नामजद एफआईआर को दर्ज किया है और कई अन्य लोगों को इस मामले में दोषी अन्य लोग के भी खिलाफ में कार्रवाई किया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने अब मामले में 2 लोग जिसमें एक बादल सहनी और एक गोलू कुमार को मुख्य रूप में नामित करते हुए दोषी मानते हुए कार्रवाई किया जा रहा है। आपको बता दें कल देर रात को 12 बजे में जिला के मुसहरी थाना क्षेत्र में दरधा इलाके में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम के एक जवान दीपक कुमार की पानी में डूबने से मौत हो गई थी, जिसको लेकर के यह आशंका जताई जा रही थी कि शराब माफिया के द्वारा हुई मारपीट के बाद पानी में डूबने से दीपक की मौत हुई है, जिसके बाद से उत्पाद विभाग के जवानों और अन्य साथी सिपाही में आक्रोश व्याप्त था और इस दौरान में 2.5 घंटे से अधिक समय तक अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई थी। इसके बाद पुलिस ने उत्पाद विभाग के पदाधिकारी के द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर 2 आरोपी सहित कई अन्य लोगों के ही खिलाफ नामजद और अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कराया है। पूरे मामले में डीएसपी पूर्वी मनोज कुमार पांडे ने बताया, इस मामले में 2 लोग के खिलाफ नामजद एफआईआर को दर्ज किया है और मृतक जवान के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जिसमें रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई किया जाएगा। आबकारी के जवान की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मृत जवान का पोस्टमार्टम कराया गया है। जो भी तथ्य उपलब्ध होंगे, जो भी तथ्य अनुसंधान के क्रम में सामने आएंगे, उन सभी तथ्यों की बिंदुवार समीक्षा करते हुए हम लोग इसमें अग्रता विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 2 व्यक्तियों को नामजद किया गया है और उन सभी जो आरोपी हैं उनकी इस कांड में भूमिका के संबंध में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि बिंदुवार जांच करते हुए ही हम लोग किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। जो मौत हुई है उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक हम लोग को प्राप्त नहीं हो पाया है। जैसा कि मैंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत ही हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद किसी ठोस निष्कर्ष तक पहुँच पाएंगे। फिलहाल सर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है? जी बिल्कुल, फिलहाल हत्या का ही मुकदमा दर्ज किया गया है। अपनी जमीन को बचाने को लेकर एसडीओ पूर्वी कार्यालय परिसर में एक बुजुर्ग ने जमकर हंगामा किया। जमीन पर कब्जा दिलाने की मांग को लेकर के 13 वर्षों से सरकारी कार्यालय का चक्कर काट रहे रामचंद्र मिश्रा ने गुरुवार को एसडीओ पूर्वी के कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया है। इस दौरान अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सूचना पाकर पहुंचे एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बुजुर्ग को समझा बुझाकर शांत कराया। एसडीओ पूर्वी ने थाना को निर्देश दिया कि बुजुर्ग से संबंधित जो जमीन है उस पर धारा 144 लागू कर दिया जाए। गौरतलब है कि रामचंद्र मिश्र अहियापुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर में 6 डिसमिल जमीन का केस जीत चुके हैं। कोर्ट ने वर्ष 2012 में ही रामचंद्र मिश्रा के पक्ष में फैसला सुना चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जमीन खाली कराया नहीं गया है, जबकि बुजुर्ग 13 वर्षों से सरकारी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। सरकारी कार्यालय के स्थिरता के कारण बुजुर्ग ने तंग आकर हंगामा किया। उसमें मेन था कि जो कारण थाना को दिया था किसी जमीन पर 144 लगाने के लिए, और थाना उससे ज़मीन का विवरणी मांगा हुआ था कि खाता खेसरा चौहद्दी उपलब्ध कराने के लिए आवेदक द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। तो उसको निर्देश दे दिया गया है कि थाना को संबंधित ज़मीन का जो 144 के लिए आवेदन दिया है, खाता खेसरा और विवरणी उपलब्ध कराने के लिए। सकरा थाना क्षेत्र के मारकन गांव में बुधवार की देर रात चोर ने दूसरी बार ज्वेलरी दुकान में लाखों की चोरी की। मुजफ्फरपुर के सकरा में ठंड बढ़ने के साथ ही चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में देर रात थाना क्षेत्र के माकरन रेलवे गुमती के समीप बने अरविंद शाह के मार्केट में स्थित हरिओम कृष्णा ज्वेलर्स को चोरों ने हफ्ते में दूसरी बार निशाना बनाया। हालांकि चोर दुकान में चोरी करने में नाकाम रहे, लेकिन चोरों के द्वारा ज्वेलर्स दुकान की शटर को तोड़ दिया गया।
आपको बता दें कि एक हफ्ते पूर्व इसी दुकान का चोरों ने शटर तोड़कर तकरीबन 5 लाख रुपए का मूल्य का सामान लेकर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी। दूसरी बार हुई चोरी की घटना के बाद व्यापारियों में आक्रोश साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं मकान मालिक अरविंद सहनी ने बताया कि चोरों द्वारा लगातार दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे व्यापारी आक्रोशित हैं और सभी लोग यहां से दुकान छोड़ने का मन बना रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे परिवार को भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। वहीं सूचना पर पहुंचे सकरा थाना के पुलिस ने बताया कि चोरों के द्वारा एक ज्वेलर्स दुकान का चोरी की नियत से शटर को तोड़ा गया है, लेकिन चोर चोरी करने में नाकाम रहे। वहीं मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर मामला ये जो हमारे सास ससुर आए हुए थे और उन लोग को जैसे गए हम गाड़ी पकड़ाने भगवानपुर से वहां से जब आ रहे थे तब गोबर सही जब पार कर रहे थे तो हमारे मालिक फोन किए अशोक जी फिर जैसे दुकान का शटर जो है टूटा हुआ है। फिर वहां से जब हम आए तो जब यहाँ देखते हैं तो पूरा बैंड था। उसके बाद में हम थाना को खबर किए, थाने वाले जो नहीं है। उसके बाद फिर डीएसपी साहब को फोन किए हम। उसके बाद वहां से फिर इन्फॉर्म जब वहाँ किए, उसके बाद जो आयु पहलू थे उमेश बाबू फिर आके अपना जांच पड़ताल अपने जो कर रहे हैं और सामान जो है चोरी जो है नहीं हुआ है, खाली वही जो है करके आज कोई सामान चोरी नहीं हुआ है, सिर्फ शटर टूटा हुआ है। जी हाँ। और इससे पहले कितना का चोरी हुआ था? कितना दिन पहले? 5 से 8 लाख के बीच में। कितना दिन पहले हुआ था? 15 तारीख की घटना हुई थी। 15 तारीख? जी हाँ, 15 जनवरी का। या इससे पहले एक सप्ताह पहले इनके दुकान में चोरी हो गया था शटर तोड़ के। फिर दोबारा से फिर इनके दुकान में ही शटर को तोड़ा गया है, बाकी कोई सामान वामान नहीं ले गया है ना। अब अंदरूनी इनके साथ क्या मामला है पूछताछ किया जा रहा है ना। जैसे ही कुछ पता चलता है तो कार्रवाई की जाएगी। अपना परिचय बताएं। अपना परिचय बताइए। इसमें चंद्र कुमार होगा, सकरा थाना में। आवासीय कार्यालय में सांसद अजय निषाद ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, जिसे लेकर शहर के कच्ची पक्की स्थित सांसद अजय निषाद के आवासीय कार्यालय पर औराई विधानसभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान लोकसभा प्रभारी पूर्व किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रत्नेश्वर सिंह ने कहा कि 2014 में कांग्रेस, जदयू और भाजपा लड़ी थी, तब हम 2.5 लाख से जीते थे। 2019 में 4 लाख से जीते थे और 2024 में हम 4 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। साथ ही कहा कि बूथ कमेटी के साथ साथ हमें पन्ना और पेज प्रमुख को हमें सशक्त और सक्रिय बनाना है। चाहे पिछड़ा समाज हो या अति पिछड़ा, दलित समाज हो या महादलित, चाहे स्वर्ण समाज हो या अल्पसंख्यक, हर घर हमें पहुंचकर लाभार्थी से मिलना है, क्योंकि कोई ऐसा परिवार नहीं, चाहे वह किसी दल, किसी समाज या किसी धर्म का हो, वह भारत सरकार व नरेंद्र मोदी के दिए गए योजना उन तक नहीं पहुंचे हो। कोरोना जैसी कालखंड मोदी सरकार के द्वारा हर घर मुफ्त अनाज, सभी को मुफ्त वैक्सीन की तारीफ विश्व के अन्य देशों कर रहे हैं। चाहे हमारा जीडीपी बढ़ना प्रभाव हो या विश्व के 5 आर्थिक दृष्टिकोण से समृद्ध देशों में हमारी गिनती हो रही हो। और साथ ही केंद्र सरकार की योजना समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को मिल रहा है, उसे केवल लोगों तक साझा करना है और सशक्त भारत बनाने के निर्देश में हमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है और रहे तो तभी संभव है। 24 में आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से यह बैठक थी। अभी मुजफ्फरपुर जिले के 6 विधानसभा में क्रमशः बैठक हो रही थी। आज औराई विधानसभा की बैठक थी जो सांसद आवास पर हुई। बैठक में हमारे तीनों संगठनिक मंडल के अध्यक्ष, मोर्चों के अध्यक्ष, महामंत्री ने भाग लिया और एक संकल्प के साथ तय किया कि अगली बार हम 64,000 से जिताए थे, इस बार हम 1 लाख से जिताएंगे अपने विधानसभा में। क्योंकि 2014 से जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं, 2014 में हमने 1.5 लाख से ऊपर 2.5 लाख वोट से हमारे अजय निषाद जी यहाँ एमपी हुए थे। उस समय सब पार्टियां अलग अलग हमसे युद्ध में भिड़ी हुई थी। कांग्रेस भी लड़ रहे थे, जदयू भी लड़ रहे थे, तो भी हम 2.5 लाख से जीते थे। 2019 में जो जदयू हमारे साथ थी तो हम 4 लाख से ऊपर से जीते थे। इस बार सारे राष्ट्र विरोधी शक्तियां एक जगह मोदी जी को गद्दी से गिराने के लिए लग रहे हैं। हम मुजफ्फरपुर के लोकसभा से 4 लाख से ऊपर से जीतने का योजना बना रहे हैं और उसी योजना पर कार्य के लिए हम प्रत्येक विधानसभा में अपने बूथों को सशक्त करेंगे,
अपने मंडल को सशक्त करेंगे। हम बूथों पर पन्ना प्रभारी और पेज प्रभारी बनाकर एक एक मतदाता के घर घर जाकर, दरवाजे दरवाजे जाकर, चाहे वो पिछड़ा समाज का हो, अति पिछड़ा समाज का हो, अनुसूचित जाति समाज का हो, महादलित समाज का हो या सवर्ण समाज का हो, सारे मतदाताओं के द्वार पर जाकर देश की प्रगति, यहाँ विकास की गंगोत्री और देश में सदर अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने को लेकर आशा कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए गुरुवार को आशा कर्मियों को प्रशिक्षण दी गई। इसमें जिले के सभी प्रखंड के आशा कर्मी शामिल हुए। इस अवसर पर आशा कर्मियों की स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी काम हैं उन्हें बताया गया, जैसे टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को समय समय पर चिकित्सीय परामर्श एवं इलाज करवाना आदि दायित्व के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने समेत मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने के बारे में बताया गया। इस अवसर पर डॉक्टर पांडे ने कहा कि आशा कर्मियों का स्वास्थ्य सेवा में बहुत बड़ा योगदान है। वह गांव-गांव घूम कर मरीजों की देखभाल करती हैं, गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की मदद करती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाया जाए, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आशा की स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी कार्य हैं, टीकाकरण के लिए समाज को, जनता को मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, एंटीनेटल गर्भाधान पीरियड में चिकित्सकीय आवश्यक जांच, परीक्षण, समय पर समुचित दवा लेने, उचित पोषण लेने, उपचार कराने, समय आने पर सरकारी संस्थाओं में प्रसव कराने, प्रसव के पश्चात बच्चों के टीकाकरण इत्यादि के लिए सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देने और उन्हें प्रोत्साहित करके, मोटिवेट करके सरकारी संस्थाओं तक लाने का। एसडीओ पूर्वी कार्यालय में राष्ट्रीय पोषण मिशन को सफल बनाने को लेकर एसडीओ ने समन्वय समिति की बैठक की। एसडीओ पूर्वी के कार्यालय में एसडीएम ज्ञान प्रकाश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पोषण मिशन को सफल बनाने के लिए गुरुवार को प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की गई। बैठक में प्रखंड क्षेत्र में बच्चों को पोषण स्तर में सुधार करने को लेकर अधिकारियों और कर्मियों के साथ विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान एसडीएम पूर्वी ने कहा कि कुपोषण की समस्या गंभीर हो गई है। देश को कुपोषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से आईसीडीएस समेत संबंधित विभाग अपना योगदान सुनिश्चित करे, ताकि हम कुपोषण मुक्त समाज का निर्माण कर सके। कुपोषण के दर में कमी लाने के लिए एसडीएम ने संबंधित विभागों को सहयोग करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने अति कुपोषित बच्चे, अल्प वजन के बच्चों की सूची पंजी तैयार करने को कहा। उन्होंने बताया कि 15 से 49 वर्ष की 53% गर्भवती महिलाएं एनीमिया से प्रभावित है। इसलिए एनीमिया पीड़ितों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाने एवं पोषण रैली के आयोजन को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने पोषण रैली में आशा एवं जीविका दीदियों को भी निश्चित रूप से शामिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने एसडीपीओ को 5 आंगनबाड़ी केंद्रों को पोषण वाटिका के लिए चिन्हित करने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने किचन गार्डन की स्थापना करने के लिए भी आवश्यक सुझाव दिए। इसमें सभी सीडीपीओ को निर्देश दिया गया है कि जो कन्या उत्थान योजना है और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसका और अधिक प्रचार प्रसार करने के लिए कि लाभुकों की संख्या बढ़े और साथ ही साथ सभी आंगनबाड़ी केंद्र पर जो नल जल की व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने के लिए, और जो पीएचडी हैं हमारा प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के माध्यम से जहां नल जल की सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है तो इसको इंश्योर कराना है। और जो आंगनबाड़ी केंद्र भवन विहीन है तो उसमें 3 सदस्यीय कमेटी है, सीडीपीओ है, सीओ है और पीओ मनरेगा। इनके प्रयास से जॉइंट इंस्पेक्शन करके अब प्रतिवेदन को उपलब्ध कराना है। कब तक कोई डेडलाइन दिया गया? अभी तो जो डेडलाइन दिया गया है 1 सप्ताह के अंतर्गत उन लोग को दिया गया है कि प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराएगा। इसमें मेजर हम लोग को लगता है कि सफलता मिल जाएगी। बखरी रोड में ह्यूंडे कार के ऑथराइज्ड शोरूम राधा हरी ह्यूंडे का भव्य शुभारंभ किया गया। सिपाहपुर बखरी स्थित ह्यूंडे कार के ऑथराइज्ड शोरूम राधा हरी ह्यूंडे का विधिवत उद्घाटन हुआ। उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, ह्यूंडे के ईस्ट जोनल बिजनेस हेड विशाल खेर, ह्यूंडे के ईस्ट जोन बिजनेस कोऑर्डिनेटर जिंगवुक चा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलन कर किया। शोरूम के प्रोपराइटर संतोष चौधरी ने बताया कि राधा हरी ह्यूंडे ईस्ट जोन का सबसे बड़ा शोरूम है,
जहां सेल्स और सर्विस एक साथ मिलेगी। यहां सर्विस में अत्याधुनिक मशीन और ट्रेड मैकेनिक है। शोरूम में आज Hyundai के सभी मॉडल्स के वाहन लगे हुए थे। ग्राहकों ने वाहन के बारे में जानकारी ली और बुकिंग करवाई। शोरूम मैनेजर ने बताया कि आज 30 वाहनों की बुकिंग हुई, वहीं 10 वाहनों की ग्राहकों को डिलीवरी की गई। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, बोचहा विधायक अमर पासवान, कुजनी विधायक केदार गुप्ता, MLC देवेश चंद्र ठाकुर, मेयर निर्मला साहू, उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पूर्व उप मेयर विवेक कुमार, पार्षद KP पप्पू, पूर्व मेयर राकेश पिंटू, रोहन मेहता आदि कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। तो हम लोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है और गेस्ट को वेलकमिंग करने के लिए। मुजफ्फरपुर शहर के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि Hyundai का शोरूम जो कि पूरे इस जोन का सबसे बड़ा शोरूम हम लोग का मुजफ्फरपुर में खुला है। ये मुजफ्फरपुर शहर के लिए और मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। कंपनी के द्वारा हम लोग को बताया गया है कि ये इस जोन में सबसे बड़ा शोरूम आपका सेल्स सर्विस है। लगभग 50,000 स्क्वायर फीट में शोरूम बना हुआ है और लगभग 35 कट्ठा जमीन में इसका यूज़ किया गया है। तो ये हम लोग मुजफ्फरपुर के लिए और हम लोग के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि कंपनी इसको सबसे बड़ी बता रही है। इसका एड्रेस 4 लेन चौक, दरभंगा रोड, सिपापुर बकरी है और दरभंगा 4 लेन की तरफ है। वहीं पर अपना शोरूम है। पटियासा स्टॉक इसको बोलते हैं। मेरा नाम संतोष कुमार चौधरी हुआ। हम यहाँ के डीलर प्रिंसिपल हुए राधा हरी Hyundai के और हम लोग 2 भाई हुए, सुभाष चौधरी और संतोष चौधरी। दोनों भाई मिलकर बिजनेस को देख रहे हैं। समरनालय सभा कक्ष में जातीय जनगणना को लेकर ADM ने अधिकारियों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए। बिहार सरकार द्वारा कराए जा रहे जाति आधारित गणना को लेकर के गुरुवार को समरनालय सभागार में आयोजित बैठक की अपर समाहर्ता संजीव कुमार की अध्यक्षता में की गई। समीक्षा बैठक में वार्ड की चौहद्दी एवं सीमांकन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही वार्ड के गांव में एक भी परिवार छूटे नहीं, इसको लेकर के सख्त हिदायत दी गई। ADM संजीव कुमार ने कहा कि सीमांकन का आरंभ उत्तर पश्चिम दिशा से किया जाना है। सीमांकन के प्रारंभिक बिंदुओं में परिवार के मुखिया का नाम, मंदिर, मस्जिद या मुख्य सड़क को अंकित करना सुनिश्चित किया गया है। बैठक में सभी पंचायतों को प्रत्येक वार्ड में अनुमानित 700 से जनसंख्या के आधार पर प्रंगनक ब्लॉक की चौहद्दी का निर्धारण किए जाने को लेकर के चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि लोगों की गिनती वार्ड स्तर पर की जाएगी। इसके लिए पहले घरों की गिनती होगी और उसका संख्यांकन किया जाएगा। एक प्रंगनक पर 700 लोगों की गिनती की जिम्मेदारी होगी। जातिगत जो सर्वे हो रहा है उसके बारे में चर्चा हुई थी। हम लोगों के पास लगभग 11,000 EBs हैं, जहाँ जो खंड बांटे गए हैं, जहाँ गणना होनी है। उन 11,000 EBs में से लगभग 2,000 EBs में तो काम खत्म हो चुका है और 21 तारीख तक ये काम पूरा करना है। तो 21 तारीख तक हम लोग सारा EB में गणना करा लेंगे। उसके बाद उसके पोर्टल पर एंट्री की जानी है। तो उस पोर्टल पर एंट्री किए जाने से संबंधित जो लॉजिस्टिक्स हैं, जो व्यवस्था हैं, उसके लिए होमवर्क और पहले ही से उसकी व्यवस्था करने के लिए आज मीटिंग की गई थी। पहले चरण में सिर्फ मकानों की, हाँ, ये 2 चरण में गणना होनी है। फर्स्ट चरण में हाउस लिस्टिंग होना है और दूसरे चरण में एक्चुअल जो हेड काउंट है वो होना है। इसमें सिर्फ जाति गणना ही सिर्फ नहीं है, ये इसमें उसके आर्थिक, उसके सामाजिक कई तरह के पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे कॉलम्स हैं। तो वो फाइनल दूसरे चरण में होगा। अभी हाउस लिस्टिंग होना है। रेड क्रॉस द्वारा जिले में नए साल में ब्लड बैंक की सौगात देने जा रही है, जिसकी जानकारी रेड क्रॉस के सचिव उदय शंकर प्रसाद ने दी। जिले में रेड क्रॉस का नाम हर लोगों के जुबान पे है और मैं बता दूं कि विगत 2 दशकों से रेड क्रॉस आम लोगों के लिए लगातार निरंतर सहयोग करता आ रहा है। मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस अभी जैसे महामहिम से कल ही बात हुआ, जो यहाँ कुछ ठंडा कम होने पर उनको बुलाया जाएगा। रेड क्रॉस ब्लड बैंक करीब बिल्डिंग तैयार है, मशीन भी आके पटना में रखा हुआ है, उसका भी इंजीनियर आएगा और मशीन भी फिट होगा। जिले में रेड क्रॉस का नाम हर लोगों के जुबान पे है और मैं बता दूं कि विगत 2 दशकों से रेड क्रॉस आम लोगों के लिए लगातार निरंतर सहयोग करता आ रहा है। इसी कड़ी में आज हम बात करने आए हैं कि आखिर रेड क्रॉस सोसाइटी
जो कि ज़िले में एक अलग पहचान रखी है, वो किस ओर बढ़ रही है? सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ में स्वागत है आपका। धन्यवाद। रेड क्रॉस मुजफ्फरपुर सचिव जब से हम बने 2013 से, उस समय से निरंतर आगे बढ़ के कदम आगे बढ़ते जा रहा है और बिहार में मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस का एक अलग पहचान है। पहचान इस मामले में कि यहाँ जो भी काम हो रहा है तो जिला अधिकारी, डीडीसी या हमारे अध्यक्ष अमरनाथ पांडे जी या कमेटी के टीम और यहाँ जिला के सहयोग भी ऐसे भी हैं जो रेड क्रॉस एक दान पर चलने वाला संस्था है और लोग ऐसे ऐसे दान वीर लोग हैं जो समझ रहे हैं कि मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस एक सही काम कर रहा है, इसलिए कड़ी है दान देने वाले का। उदय बाबू, एक अहम सवाल कि रेड क्रॉस में इतने दिनों से चल रहा है, ये किस ओर बढ़ रहा है? क्या रेड क्रॉस के जरिए क्या क्या कार्य आगे आने वाले दिनों में लोगों को दिखाई देगा? मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस अभी जैसे महामहिम से कल ही बात हुआ, जो यहाँ कुछ ठंडा कम होने पर उनको बुलाया जाएगा। रेड क्रॉस ब्लड बैंक करीब करीब बिल्डिंग तैयार है, मशीन भी आके पटना में रखा हुआ है, उसका भी इंजीनियर आएगा और मशीन भी फिट होगा। तो ये रेड क्रॉस में जिला अधिकारी और जो टीम है हमारा अमर पांडे जी और रेड क्रॉस के जो भी कार्यकारिणी और अन्य मुजफ्फरपुर वासियों के सहयोग से ये हम आगे बढ़ रहे हैं। रेड क्रॉस का काम है जैसे अगलगी में, बाढ़ में, सुखाड़ में एक ऐसे असहाय लोगों को सेवा करना जिसका फलाफल हम लोगों को रेड क्रॉस के माध्यम से वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं। कुछ तो सरकार से, दिल्ली से, रेड क्रॉस के नेशनल हेडक्वार्टर से आ जाता है, कुछ हम अपने आप उसको फंडिंग तैयार करते हैं जिलाधिकारी के द्वारा और उस फंडिंग को गरीबों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जैसे मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस अभी गांव देहात में भी बहुत सारे रात्रि में भी आपदा प्रबंधन के एडिशनल कलेक्टर के थ्रू हम यहाँ करीब 150 कंबल रात्रि में बंटवाए और देहाती क्षेत्र में भी जो मुखिया लोगों को समझ में आया जो वहाँ सही काम होगा तो उनको दिए हैं या अन्य सामाजिक संस्था को भी दिए हैं। अभी रेड क्रॉस काम करने जा रही है, ऐसे दानवीर सर्वेश शाही जी और आई प्रखंड से आते हैं, शाही मीनापुर से, और हमारा जिलाधिकारी के सामने में उन्होंने कहा कि जो भी इसमें खर्च लगेगा हॉस्पिटल का नक्शा हम पास करा के रखे हुए थे और वो काम शुरू कराए। ये जिलाधिकारी और हमारी टीम, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, डीडीसी, सब लोगों का सहयोग मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। अच्छा, 2023 में यानी नए साल में जो चूँकि ब्लड बैंक एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, आम लोगों को इसकी ज़रूरत होती है, ये सौगात मिल जाएगी ब्लड बैंक की 2023 में? ये सौगात मिलने ही नहीं जा रहा है, इसमें पूर्व उपराष्ट्रपति जी, महामहिम राज्यपाल सब लोग आएंगे और सहमति, चूंकि जब उपराष्ट्रपति जी थे, यहाँ राज्यपाल थे उस समय भी और राष्ट्रपति बनने के बाद भी इस पर चर्चा हम कई एक बार कर चुके हैं और आएंगे, वचन दिए हैं और व्यक्तिगत हमसे संबंध है। महामहिम राज्यपाल भी आएंगे, उसके पहले एक बार आएंगे महामहिम राज्यपाल से। कल जो प्रोग्राम हुआ, बातचीत हुआ कम्बल वितरण में, उसमें भी हुआ है उनके प्रधान सचिव से, और कार्यक्रम का जो देंगे उसमें वो आएंगे। पहले देना पड़ता है पत्र, तो उन्होंने कहा है कि पत्र दीजिए, वहाँ चलेंगे और यहीं से विकास का, मुजफ्फरपुर का जो
निरंतर आगे बढ़ रहा है। रेड क्रॉस आगे बढ़ेगा और उपलब्धि में बिहार रेड क्रॉस के सेक्रेटरी मुजफ्फरपुर का और बिहार के वाइस चेयरमैन होने के नाते सरकार द्वारा महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रशस्ति पत्र भी एक सम्मानजनक मिला है, मिलने जा रहा है और मिल भी गया है। और उसको हम आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में अच्छा काम करने का फलाफल होता है कि 17 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, अभी 2023 में महामहिम राज्यपाल से जो हमको प्रशस्ति पत्र मिला। तो ये अपने आप में ही अनोखा चीज़ है। काम करने का जुनून होता है, जो आदमी सही काम करेगा तो लक्ष्य को प्राप्त करेगा ही, और निरंतर सेवा करना जो गरीब तबके के लोगों का, उसका फलाफल अच्छा होता है। ये थे उदय शंकर प्रसाद सिंह। इनका कहना है कि रेड क्रॉस 2023 मतलब नए साल में इस पूरे जिले को ब्लड बैंक के जरिए नई सौगात जरूर देगी। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज, मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, Olympiad for 8th, 9th, 10th, 11th, 12th and target.
अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है। जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। सदर अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन ने वैक्सीन को सुरक्षित रखने को लेकर सभी PHC के कोल्ड चेन हैंडलर को प्रशिक्षित किया। वैक्सीन के बेहतर रखरखाव के लिए सदर अस्पताल में कोल्ड चेन हैंडलरों को प्रशिक्षण गुरुवार को दिया गया। हैंडलरों को वैक्सीन के उत्तम प्रबंध, भंडारण, वितरण को लेकर ईविन प्रणाली की जानकारी दी गई। महामारी के दौरान आवश्यक प्रतिरक्षण सेवाओं को सुनिश्चित करने और बच्चों एवं गर्भवती माताओं के टीकाकरण के लिए ईविन प्रणाली की भूमिका महत्वपूर्ण है। सिविल सर्जन यूशी शर्मा ने कहा कि प्रशिक्षण में कोल्ड चेन हैंडलर्स को वैक्सीन के रखरखाव, तापमान निगरानी, वैक्सीन स्टॉक, वैक्सीन वेस्टेज को रोकने आदि की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि नियमित टीकाकरण के सभी वैक्सीन एवं सीरीज के उत्तम प्रबंध के लिए ईविन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क प्रणाली वैक्सीन की गुणवत्ता बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर टीके को रखने की एक निश्चित अवधि होती है। इस दौरान भी उसे एक खास तापमान पर रखना होता है। अगर इसमें कोई कमी या असावधानी हुई तो टीका कारगर नहीं हो पाता है। वर्चुअल प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों द्वारा PPT के माध्यम से प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी दी गई। इम्यूनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट एक कड़ी होता है, जिसमें वैक्सीन का शीत श्रृंखला को मेंटेन किया जाता है। शीत श्रृंखला को मेंटेन करने वाले जो वहाँ होते हैं उनको कोल्ड चेन हैंडलर कहते हैं। उन्हीं लोगों को बीच बीच में हम लोग रिफ्रेश करते रहते हैं
कि किसी तरह से भी शीत श्रृंखला में कोई परेशानी नहीं हो। अगर वहाँ परेशानी हो जाएगी, शीत श्रृंखला अगर नहीं कायम हो पाएगा तो वैक्सीन का कोई गुणवत्ता नहीं रह जाएगी। उसी के लिए बीच बीच में रिफ्रेशर कोर्स होते रहता है। उसी के करीब है सभी प्रखंडों से हमारे आए हुए हैं, राज्य से भी आए हुए थे उसके प्रशिक्षण देने के लिए, कि ताकि उनकी जो पहले का जो जानकारी है गुणवत्ता के बारे में या नया में कोई लोग उसमें ऐड हुआ है तो उनका हम लोग ज्ञानवर्धन कर करके क्वालिटी का काम ले सकें, ताकि क्वालिटी का हमारा इम्यूनाइजेशन जो हो सके। क्या क्या बताएं उसी के बारे में। कोल्ड चेन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे वैक्सीन को मेंटेन करना है, कौन सा वैक्सीन उसमें ILR में कहाँ रखा जाएगा, आइस पैक कैसे जमेगा डिफ्यूजर में, उसको कब कब डिफ्रोस्टिंग करना है, और एक प्लान बनाना कोल्ड चेन हैंडलर का ही होता है कि शाम को ही कल हमको कहाँ कहाँ वैक्सीन किस किस साइट पर भेजना है, कौन साइट पर कौन सा वैक्सीन का कितना डोज भेजना है, इसकी तैयारी शाम को ही कर ली जाती है, उसकी पैकिंग कर ली जाती है। सुबह में टाइम पर कुरियर को बुला करके दी जाती है और शाम को कुरियर के द्वारा रिटर्न लिया जाता है कि कहाँ का क्या रिपोर्ट है, कौन सी वैक्सीन कितनी खर्च हुई, कितना वापस हुई। इन सभी बिंदुओं पर विस्तृत रूप से सभी लोगों ने जानकारी दी है। बिजली संकट के खिलाफ जिला लोजपा के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। बिहार में बिजली संकट और बिजली आपूर्ति दर बढ़त के खिलाफ लोजपा कार्यकर्ता ने बिहार सरकार के खिलाफ हुंकार भरने का ऐलान किया है। गुरुवार को भगवानपुर चौक स्थित एक निजी भवन में प्रेस वार्ता कर पार्टी के जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही ने कहा कि पूरे भारत में सबसे महंगा बिजली दर बिहार में ही है। साथ ही प्रीपेड मीटर के नाम पे गरीब पिछड़ों को लूटने का कार्य किया जा रहा है। इस लूट के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी मुजफ्फरपुर में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान आज जंगली जानवर के आतंक से परेशान हैं। समय पर उर्वरक नहीं मिलने से फसल नुकसान हुआ है और जो फसल बची है उसे जंगली जानवर बर्बाद कर रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर लोजपा बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरे प्रदेश में बिहार सरकार के द्वारा जो बिजली का दर बढ़ाए जाने का जो विचार किया जा रहा है, इसके खिलाफ चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का शुरुआत करते जा रही है। आपको बता दें कि अन्य प्रदेश जो विकसित प्रदेश हैं वहां पर बिजली सस्ती दर पर खरीदी जाती है और अपने उपभोक्ता को सस्ती दर पर बिजली दी जाती है। वहीं बिहार प्रदेश जो गरीब प्रदेश है, जिसको विकास करने की आवश्यकता है, यहाँ पर बिजली को महंगे दर पर खरीदी जाती है और उपभोक्ताओं को महंगे दर पर बिजली दी जाती है। खास करके आपको बता दें कि यहाँ जो ट्रांसमिशन व्यवस्था है, बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो व्यवस्था है, उसमें काफी पावर का दुरुपयोग होता है। अब उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, उसमें नवीकरण करने की आवश्यकता है। उस पर तो प्रदेश की सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ की जो जनता है, जो गरीब जनता है, उस पर बिजली का जो खपत है और उस पर आने वाले खर्च को जनता के ऊपर अतिरिक्त भार देकर और बिजली का बिल 2.5 रुपया से 3 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से बढ़ाने पर जो बिहार सरकार विचार कर रही है, उसके खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरह से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने को विवश है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह की तैयारी को लेकर जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के सदस्यों ने बैठक की। आगामी 24 जनवरी को पटना के गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के 99वें जयंती समारोह की तैयारी की समीक्षा के लिए डुमरी गोबरसही में जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का एक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक विजय सिंह निषाद ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जदयू के आदर्श हैं। उनके विचारों व अधूरे कामों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तन्मयता से आगे बढ़ाते हुए बिहार का सिर्फ विकास ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत आरक्षण का प्रावधान करके सत्ता में भागीदारी देकर आत्मनिर्भर बना दिया है। आज मुजफ्फरपुर में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ और मूल विंग के जो प्रकोष्ठ है उसके नेतृत्व में एक बैठक हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आगामी 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी जी की जयंती जो बिहार में हम लोग बहुत ही धूमधाम से इस बार हम लोग
कपूरी बापू सभागार में मनाने जा रहे हैं। इसकी एक समीक्षा बैठक की गई है और हमको लगता है इस बार मुजफ्फरपुर से 2000 व्यक्ति अपने गाजा बाजा के साथ संसाधन के साथ पटना के गांधी मैदान के बगल में जो बापू सभागार उसमें उपस्थित होगी, इसलिए एक समीक्षा बैठक की जा रही है और हमको लगता है काफ़ी हर्ष का माहौल है और उपस्थिति है। पूरे बिहार में हम लोग पटना में जो मनाने जा रहे हैं लगभग 25,000 लोग वहाँ उपस्थित होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ललन बाबू जो है और उमेश कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, उद्घाटन करता रहे। और मूल विंग के जो प्रकोष्ठ है उसके नेतृत्व में एक बैठक हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आगामी 24 जनवरी को जननायक कपूर जी की जयंती जो बिहार में हम लोग बहुत ही धूमधाम से इस बार हम लोग कपूरी बापू सभागार में मनाने जा रहे हैं। इसकी एक समीक्षा बैठक की गई है और हमको लगता है इस बार मुजफ्फरपुर से 2000 व्यक्ति अपने गाजा बाजा के साथ संसाधन के साथ पटना के गांधी मैदान के बगल में जो बापू सभागार उसमें उपस्थित होगी, इसलिए समीक्षा बैठक की जा रही है और हमको लगता है काफ़ी हर्ष का माहौल है और उपस्थिति है। पूरे बिहार में हम लोग पटना में जो मनाने जा रहे हैं लगभग 25,000 लोग वहाँ उपस्थित होंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ललन बाबू जो है और उमेश कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, उद्घाटन करता रहेंगे। उनका प्रवचन, उनका भाषण होगा और सभी अति पिछड़ा वर्ग से हम आह्वान करना चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पटना के बापू सभागार में पहुँचें और माननीय नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करें और हमारे जो आदर्श हैं जननायक कपूर जी, उनका जो पुण्यतिथि है, जन्मदिन व दिवस है, उस पर श्रद्धा। राम मनोहर लोहिया कॉलेज में एनएसएस द्वारा आयोजित विशेष शिविर के तीसरे दिन नशा मुक्ति अभियान रैली निकाली गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मारक महाविद्यालय में एनएसएस के द्वारा आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन शिविर की शुरुआत महाविद्यालय में ईश्वर की प्रार्थना एवं योगासन के साथ हुई। स्वयं सेवक विवेक कुमार ने प्रतिभागियों के बीच दैनिक अखबार के संपादकीय लेख स्कूली शिक्षा का हाल आलेख का वाचन किया। शिविर में प्रथम सत्र में एनएसएस के स्वयं सेवकों ने शहर में नशा मुक्ति अभियान रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। द्वितीय सत्र में शहर के प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नवीन कुमार ने महाविद्यालय के स्वयं सेवकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। तत्पश्चात स्वयं सेवकों के साथ स्लम बस्ती में जाकर लोगों के बीच नशा मुक्ति एवं चमकी बुखार पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी के नौजवानों में नशा का लत काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे समाज में कई बुराइयां फैल रही है, वाद विवाद एवं घटना हो रही है। समाज गंभीर एवं जानलेवा बीमारियों से घिर रहा है, जिसमें उनके कमाई का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो रहा है। नशा का त्याग करने से वे इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं एवं एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। चमकी बुखार के संबंध में उन्होंने सलाह दिया कि हमेशा अपने बच्चों को पौष्टिक आहार दें एवं रात को खाना खिलाकर ही सुलाएं। ठंड के मौसम में बच्चों को रात में मीठा गुड़ खिलाकर सुलाएं। मौके पर प्रोफेसर सैयद अबूजर अली ने भी नशा मुक्ति पर अपने विचार प्रकट किए। कार्यक्रम का संचालन स्वयं सेविका फातिमा फरहीन ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम पदाधिकारी श्री मुकेश कुमार सरदार ने किया। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया स्मारक महाविद्यालय में एनएसएस के द्वारा चल रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन यहाँ के स्वयंसेवकों ने नशा मुक्ति पर शहर में जागरूकता रैली चलाया, जिसमें हमारे एनएसएस के सारे वॉलेंटियर्स ने लोगों को बताया कि नशा से क्या खराबी है, इससे क्या नुकसान है, इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर हम नशा करते हैं तो हमारी कितनी आर्थिक हानियां होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया और जागरूकता रैली फैलाई और कसम खाया कि हम जहां भी रहते हैं अपने आस पड़ोस के लोगों को जागरूकता से संबंधित बातें बताएंगे और उनको नशा से मुक्त रहने का प्रयास करेंगे और स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे। सत्र के शिविर के दूसरे सत्र में शहर के जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर नवीन कुमार महाविद्यालय आए और हमारे जितने भी स्वयंसेवक थे उन सभी का हेल्थ चेकअप किए। फिर स्वयंसेवकों के साथ डॉक्टर नवीन कुमार ने महाविद्यालय के द्वारा गोद लिए गए स्लम बस्ती में जाकर वहाँ के लोगों को चमकी बुखार, जिसके कारण आए दिनों बहुत सारे बच्चे
जिनके पीड़ित हो रहे हैं और मर रहे हैं, उन सबों के बीच चमकी बुखार से संबंधित जागरूकता रैली फैलाई। साथ ही साथ वहाँ के स्लम एरिया में रहने वाले जितने भी निवासी हैं उन लोगों का हेल्थ चेकअप किया और ज़रूरी दवाएं भी उन लोगों को प्रोवाइड कराएं और उन लोगों को अपने बच्चों को केयर करने का भी मार्गदर्शन दिए। जिला कार्यालय में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। करनी सेना ने गुरुवार को 0 माइल स्थित कार्यालय में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 426वीं पुण्यतिथि मनाई है। इस अवसर पर उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए जिला युवा उपाध्यक्ष आकाश सिंह राजपूत ने कहा कि महाराणा प्रताप किसी एक जाति विशेष के नहीं थे, वह पूरे देश के आन बान शान थे। वहीं जिला अध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि जैसे पटना में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का निर्माण हुआ है, ठीक उसी तरह से मुजफ्फरपुर में भी प्रशासन की ओर से महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित की जाए। महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापित करने के लिए करनी सेना प्रशासन से मिलकर मांग पत्र देगी। अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेगी। आज श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना मुजफ्फरपुर की तरफ से श्री महाराणा प्रताप जी का पुण्यतिथि मनाया गया। उनके तौल्य चित्र पे माल्यार्पण करके पुष्प अर्पित करके बिहार सरकार से हमारी मांग है कि जैसे पटना में आज उनका सिंह का प्रतिमा स्थापित किया गया है, उस तरह से हर जिले में उनका प्रतिमा स्थापित हो। परिचय जी, मेरा नाम अमित कुमार सिंह है, जिला अध्यक्ष मुजफ्फरपुर बिहार। स्टेशन रोड के 116 दुकानों को हटाए जाने के विरोध में दुकानदारों ने निगम प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। स्टेशन रोड स्थित 116 दुकानों ने अतिक्रमण के नाम पर हटाए जाने के विरोध में गुरुवार को स्टेशन के सामने सड़क किनारे धरना दिया। उनका कहना है कि नगर निगम की तरफ से जबरन उन्हें हटाया जा रहा है, जबकि सड़क के लिए 52 फीट की ज़रूरत है जो उनके दुकान से पहले पूरी हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें हटाया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें हटाने से पहले कहीं और बताया जाए, फिर उनके दुकानों को उजाड़ा जाए। इस दौरान सभी दुकानदारों ने एकजुट दिखाते हुए नगर आयुक्त को मांग पत्र सौंपकर धरना पर बैठ गए। उनका कहना है कि उन्हें भरण पोषण के लिए मात्र यही दुकान एक सहारा है। अगर इसे उजाड़ दिया जाए तो उनके परिवार पर आर्थिक संकट आ जाएगी, जबकि सरकार बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने की बात कर रही है और जो लोग रोजगार कर रहे हैं उसे उजाड़ रही है। दुकानदारों ने कहा कि जब तक हम लोगों का वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया जाता है, हम लोग दुकान तोड़ने नहीं देंगे। दरअसल नगर निगम की तरफ से नोटिस जारी कर 21 जनवरी को दुकान तोड़ने की बात की गई है। अभी जो मूल समस्या है, सभी दुकानदार के जीविका से जुड़ा हुआ है। सब लोग दुकानदार चाहता है कि शहर का विकास हो, विकास से पीछे कोई नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा चीज ये है कि विकास भी हो, रोजी रोटी भी बचा रहे, सबका जीविका का जो साधन, ये 50 वर्ष से जो यहाँ का जो फूटपाथ के जो दुकानदार लोग जीविका यहाँ दुकान चला के जो कर रहे हैं, तो सरकार को तो पहले वो भी देखना ना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी तब बनेगा जब स्मार्ट लोग रहेगा, जब लोग भी नहीं रहेगा तो स्मार्ट सिटी किस काम का रहेगा। नगर निगम ने अभी 150 दुकान को जो नगर निगम के द्वारा के पाठक के द्वारा बनाया हुआ दुकान को जो अभी हटाने का जो नोटिस जारी किया है, उसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य उसका ये है कि जल जमाव की समस्या, मुख्य जो यही ना है जी, जल जमाव की समस्या। तो जल जमाव की जो समस्या है, इसके लिए दुकान के नीचे जो 150 दुकान जो नगर निगम बनवाया है, उसके नीचे 2 फीट का नाला ही बना हुआ है। ये नगर आयुक्त महोदय किसी ने बताया नहीं होगा। 2 फीट का नाला ही बना हुआ है आगे से, दुकान के आगे से, और उसके बाद दुकान है। और स्टेशन रोड में माल गोदाम से लेकर के स्टेशन रोड तक कोई मकान नहीं है, कोई बस्ती नहीं है, कोई घर नहीं है, सिर्फ बरसात के पानी का निकासी मूल है, बरसात के पानी का निकासी। और 2-4-10 को आगे में स्टेशन के सामने होटल है। सिर्फ उस पानी की निकासी के लिए 2 फीट का नाला एक सक्सेस नाला हो सकता है। अगर उसकी ढंग से ओपन करवा दिया जाए तो पानी का बहाव भी हो जाएगा। और ये जो उस नाला के आड़ में कि हमको पानी की निकासी के लिए नाला बनाना है, उसके लिए दुकान तोड़ दीजिए हैं। एक सिर्फ बरसात का पानी, बरसात कितना दिन आता है? 1 या 2 महीना, उसके लिए 2 फीट का नाला बना हुआ है। इसलिए हम आप लोग के माध्यम से चाहेंगे कि नगर आयुक्त जो नगर निगम का प्रशासक होता है, जो प्रधान होता है, दूसरा
अभी नया चुने हुए मेयर और उप मेयर जो इस शहर के हैं उन लोग को इस चीज से अवगत भी कराया जाए, क्योंकि उनके जानकारी में ये बात होगी नहीं। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबर के साथ। नमस्कार।